वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने अभी पिछले लेक्चर अपने कर लिए होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को लेकर गए हैं, जिस लेक्चर में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करके, उस एप्लीकेशन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का इस्तेमाल करके हम एसी जनरेटर की पूरी कहानी जानेंगे। एसी जनरेटर होता क्या है, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, एसी जनरेटर बनता कैसे है, एसी जनरेटर की वर्किंग क्या है, एसी जनरेटर का डायग्राम क्या होता है, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए क्योंकि हम पूरा डिस्कस भी तो कर रहे हैं, पूरा एसी जनरेटर मतलब इतना एसी जनरेटर मतलब जितना हम डिस्कस करेंगे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एसी जनरेटर में। और एसी जनरेटर जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वो आपके बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं, एसी जनरेटर होता क्या है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। एसी जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप लिख सकते हैं इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy। इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने क्या देखा कि जो एसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। क्या बोला भैया आपने कि ये ईएमआई के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक जो हम पिछले लेक्चर में अपने पढ़े थे, ईएमआई वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक जो होता है वो क्या होता है, तो एसी जनरेटर उसी के सिद्धांत पर काम करता है। तो ठीक है, बहुत आसान हो गया। अब तो भैया हमें याद करने की जरूरत ही नहीं होगी प्रिंसिपल के बारे में। फिर भी चलो प्रिंसिपल के बारे में लिख दो। अरे स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल। तो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल इसका लिख देते हैं। चलिए प्रिंसिपल, तो चलो इसका प्रिंसिपल लिखो। किसी से यदि बनता हो तो वीडियो पॉज करके लिख लो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि अपने से लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बस इतना याद रखना कि ये ईएमआई के सिद्धांत पर काम करता है। तो किसी को याद आ रहा हो तो बोलो जरा ध्यान से, वहां से बोलो कि ईएमआई का प्रिंसिपल क्या था हमारे पास। चलो मैं बताता हूं, ईएमआई का प्रिंसिपल क्या था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का प्रिंसिपल ये था कि जब कभी भी कोई भी कॉइल रोटेट करती है मैग्नेट के पास, तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स चेंज होता है तो वहां ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ईएमएफ उत्पन्न होने की वजह से करंट उत्पन्न होता है। और वही सारी प्रोसेस जो होती है वो प्रिंसिपल ईएमएफ का प्रिंसिपल होता है। तो लिख सकते हो यहां पे when the coil rotate between magnet then magnetic flux changes due to which EMF is induced and current start flowing। ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ईएमएफ अगर इंड्यूस हो गया तो करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट लिख लीजिए आप यहां पे, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित करंट इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन कॉइल। तो यही तो इसका फिनोमिनन था, यही तो इसका सिद्धांत था। तो सिद्धांत में हमने लिख लिया कि जब कभी भी कॉइल मैग्नेट के बीच में रोटेट करती है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जिसकी वजह से अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वहां करंट उत्पन्न हो जाएगा, और करंट जो होगा वो कॉइल में बहने लगेगा। चलो अब हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हम बनाएंगे तो हमें आधा चीज तो इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा।
जिस बच्चे से डायग्राम बनाते बन जाएगा। अच्छा मैं एक अच्छी बात बताता हूं, जब मैं बोर्ड पढ़ा रहा था, जब व्हेन आई वाज इन बोर्ड, जब मैं बोर्ड में था तो मेरा ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसको 5 नंबर में किया था, 5 नंबर का था, बहुत आसान था, बन गया था। तो ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड में आया था। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या करें, सबसे पहले आप 2 मैग्नेट बना लीजिए। इधर बना देता हूं, चलो सबसे पहले आप क्या करो, आप 2 मैग्नेट बनाओ। मैग्नेट बनाने के लिए आपने ऐसे लाइन खींची है ना, आपने ऐसे किया और यहां से आपने इसे ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे ऐसे आप ज्वाइन कर दीजिएगा। बनाते हैं डायग्राम, बनाते हैं देख देख के मेरी तरह, है ना। फिर ये स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तभी आपको डायग्राम याद रहेगा। और ये मार्कर खत्म हो रहा है ना, ये हो गया। तो हमारे पास ये हो गया। अब इसके बीच में हम एक्चुअली में करेंगे क्या, ज्यादा बड़ा डायग्राम बना दिया क्या, नीचे का डायग्राम फिर कैसे बनाऊंगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, रुक जाओ छोटा कर रहा हूं इसे। ये हो गया है ना, और यहां से हमारे पास ये ऐसे लाइन आ रही थी, ये गई, ये गए, और ये गया हमारे पास ये, ठीक है ना। अब इसके बीच में हमारे पास क्या है, इसके बीच में बताओ दोस्तों क्या है इसके बीच में हमारे पास, रुक जाना बताता हूँ, 1 सेकेंड जस्ट वेट। डायग्राम में थोड़ा मैं कच्चा हूं, मतलब डायग्राम मेरे से अच्छे से बनता नहीं है। अब यहाँ पे एक हमारे पास ये बन गई, यहाँ पे हमारे पास ये, अरे गधे 1 सेकेंड जस्ट वेट। ये हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट बन गई। ये क्या बन गई हमारे पास, प्लेट, जो हमारे पास कॉइल हम बोल रहे थे जिसे रोटेट कर रही है। अब इसका एक ये एंड पॉइंट हो गया ये वाला, और एक एंड पॉइंट ये हो गया। यहां पे हमारे पास 2 स्लिप रिंग होती हैं, ये एक स्लिप रिंग हो गई, एक स्लिप रिंग ये हो गई। अब ये जो है इसको हमने यहां से ऐसे करके ये कनेक्ट कर दिया, ये एक्सटर्नल सर्किट हो गई हमारे पास, इसे बोल देंगे आप एक्सटर्नल सर्किट। अभी हम सबका नाम देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये ब्रूश होते हैं 2 ठो, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ हो गया। इसे बोल दिया भैया ने ए, इसे बोल दिया बी, इसे बोल दिया सी, इसे बोल दिया डी। ये हमारे पास हो गई रोटेट करने की एक्सिस, कि मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको लॉजिक समझाता हूं। ये क्या है हमारे पास, C1 है, ये भी C2 है, ये B1 है, ये B2 है ना। तो अब आप ये समझिए, सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले आप इसे समझने की कोशिश करो, ये डायग्राम कहता क्या है। तो पहले नहीं, पहले अपन इसे मेंशन कर देते हैं क्या क्या हमने क्या किया, क्या कंस्ट्रक्शन कर देते हैं पहले। आपको यह ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या क्या चीजें लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप वही सब चीजें लिख दीजिए जो आपने ये माना है। एक बात आपको यदि मैं ध्यान दिलाना चाहूं तो ये आपके 10th क्लास में था, जिसने पढ़ा हो अच्छी बात है, उससे जल्दी समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने के बाद आपको समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में हमने 2 मैग्नेट लिए हैं, 2 मैग्नेट लिए हैं जिनका कॉनकेव पोल बनाया है। कॉनकेव देखो, कॉनकेव पोल बनाया है। तो टेक 2 मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ एज कॉनकेव पोल्स कॉल्ड फील्ड मैग्नेट। हमने क्या किया, हमने 2 मैग्नेट ले लिया कॉनकेव पोल्स में, कॉनकेव उत्तल और अवतल वाला पढ़े होगे ना, तो उत्तल में है ना, तो ले लिया, और जिसे हम फील्ड मैग्नेट के नाम से बोल रहे हैं। तो नॉर्थ और साउथ जो हो गए हमारे, वो क्या हो गए दोस्तों, फील्ड मैग्नेट हो गए। क्या हो गए बताना जरा ध्यान से, ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, फील्ड मैग्नेट हो गए। नॉर्थ और साउथ क्या हो गए हमारे, फील्ड मैग्नेट हो गए। और हमने क्या लिया है, ABCD की एक कॉइल ली है। ABCD की हमने क्या लिया है, ABCD जो है हमारे पास वो क्या है, मैं इसको न्यूमेरिकली लिख रहा हूं, आप उसको वर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा। ABCD हमारे पास एक कॉइल है जो कैसे बनी है, बाय इंसुलेटिंग कॉपर ऑन सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन में यदि हम कॉपर की परत चढ़ा दें, सॉफ्ट आयरन यानी सॉफ्ट लोहा जो होता है उसमें यदि हम कॉपर की परत चढ़ा देते हैं तो ये हमारे पास कॉइल बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉइल को हम क्या बोलते हैं, कॉइल कॉल्ड आर्मेचर। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, तीलियां जिसे बोल सकते हैं, आर्मेचर होता है। अब आर्मेचर का काम, अभी हम सबका काम भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी सब समझाएंगे आपको। कुछ नहीं, पहले मैग्नेट हो गया, फिर हमने इसको नाम दे दिया, ABCD नाम दे दिया, जो कि हमारे पास आर्मेचर है। C1 और C2 जो है वो रिंग्स हैं। क्या है, C1 और C2 जो क्या है हमारे पास, रिंग्स है, स्लिप रिंग है बोल सकते हो आप इसे, स्लिप रिंग्स। और B1 और B2 जो है क्या है हमारे पास, ब्रूस है।
है ना, ये ब्रूस कहलाते हैं, जो किससे बने होते हैं, कॉपर प्रेस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कॉपर प्रेस, कॉपर प्रेस से बने होते हैं ना, हाँ देख लेते हैं एक बार, हाँ कॉपर प्रेस से बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गए B1 और B2 हो गए, जो कि कॉपर प्रेस से बने हुए होते हैं, और C1 और C2 हमारे पास स्लिप रिंग्स हो गई। अब इसका मैं कंसेप्ट समझाता हूं, समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी सबको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कभी बिजली उत्पन्न करना होता है, तो होता क्या है, पानी, जहां अपन बोलते हैं ना कि समुद्र में बिजली उत्पन्न करते हैं, समुद्र के पानी से, डैम से ऊपर पानी गिरता है, नीचे आर्मेचर प्लेट्स लगी रहती हैं, जिसकी वजह से पानी उत्पन्न होता है। तो क्या होता है कि जो वाटर होता है, जैसे मान लो ये प्लेट है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये प्लेट है, ठीक है ना, ये प्लेट है, ये आर्मेचर कोयल है, और ये क्या है, इसके यहां पे पानी में ये है आर्मेचर कोयल है, यहां मैग्नेट लगा हुआ है और यहां मैग्नेट लगा हुआ है। ऊपर से हमने पानी को गिराया, जब हम ऊपर से पानी को गिराते हैं तो मान लो यदि इस वाले पार्ट में पानी गिरा, प्लेट के दो पार्ट हैं, इस पार्ट में यदि पानी गिरा तो ये पानी जब नीचे इसमें गिरेगा तो ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। ऐसा होगा, ऐसी सीनरी बनेगी कि नहीं बनेगी, जब इसमें पानी गिरा तो ये वाला पार्ट ऊपर आ गया और ये वाला पार्ट, जैसे इसमें पानी, जैसे ऊपर से आया पानी गिरा, अब जब इसमें पानी गिरेगा तो ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे चले जाएगा, यानी AB वाला पार्ट ऊपर आ गया, CD वाला पार्ट नीचे आ गया। और फॉर एग्जांपल जब ये क्या होगा, जब दोबारा ये आएगा, वापस आएगा तो दोबारा फिर पानी गिरेगा, मतलब ऐसे होगा कि ये इसमें पानी गिरेगा, फिर ये रोटेट होगा, पानी गिरता जाएगा, रोटेट होता जाएगा, और रोटेट होगा। रोटेट होने की वजह से जानते हो मोशन आ गया है, और मोशन की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, और जब वो चेंज होगा तो EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, और जब EMF इंड्यूस्ड होगा तो करंट उत्पन्न हो जाएगा, और उस करंट जो उत्पन्न होगा उसे हम स्टोर कर लेंगे और सभी के घरों में पहुंचा देंगे। समझ गए ना, इसी तरह वो बिजली उत्पन्न करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारे पास इसकी वर्किंग, अगर ये तो हमारा वो हो गया काम, ये सब हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। C1 और C2 जो होते हैं ना, वो इसके साथ ही घूमते रहते हैं, क्योंकि प्लेट के एंड्स में अटैच्ड हैं। C1 और C2 जो है वो प्लेट के एंड्स में अटैच हैं, तो जब प्लेट घूमती है तो C1 और C2 भी घूम रहे होते हैं। लेकिन B1 और B2 जो होते हैं वो घूमते नहीं है, ब्रूस जो होते हैं ना, इसको होल्ड करके रखते हैं, मतलब ऐसे इसको होल्ड करके रखते हैं, घूमते नहीं है, ठीक है ना। ये पूछा गया था आपके ऑब्जेक्टिव में, पूछा जा सकता है कि ये जो B1 और B2 है वो किससे बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं, कॉपर प्रेस से बने हुए होते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आर्मेचर वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वाले पार्ट में पानी गिरेगा तो ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, वो वाला पार्ट नीचे आएगा, जब इस वाले पार्ट में पानी गिरेगा तो ऐसे, समझ रहे हो ना, ओवर रोटेट होता है, मतलब ऐसे रोटेट होता जाएगा, समझ रहे हो। तो इसकी वर्किंग लिखते हैं, चलो वर्किंग आप अपने मन से लिख सकते हैं। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कंसेप्ट, तो उसे लिखने के लिए दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप रटते रह जाओगे, कुछ समझ में कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपको, इसलिए समझने की कोशिश करो। क्या होगा, आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी, एक पार्ट ऊपर आएगा, एक पार्ट नीचे जाएगा। जब ये वाला पार्ट, जब AB वाला पार्ट ऊपर आएगा, ध्यान देना, जब AB वाला पार्ट ऊपर आएगा तो करंट की डायरेक्शन अलग होगी, जब CD वाला पार्ट ऊपर आएगा तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी। इसीलिए करंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है। ये हमारा AC है, तुमको चित्र याद होगा कि AC में ऐसे ऐसे डायग्राम बन रहा था, एक बार ये डायरेक्शन है करंट की, एक बार ये डायरेक्शन है। इसका मतलब एक बार आर्मेचर AB वाली प्लेट ऊपर थी, जब AB वाली प्लेट ऊपर थी तो करंट ये वाला था, जब CD वाली प्लेट ऊपर हुई तो करंट ये वाला, फिर AB वाली प्लेट ऊपर, फिर CD वाली प्लेट ऊपर। इसीलिए तो इसे AC नाम दिए हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होती है। अब डेफिनेशन क्या ऐसा क्यों बोले थे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मैकेनिकल मतलब होता है मूव करने वाली चीजें, तो मूव कर रही थी तो देखो बिजली उत्पन्न हो रही है ना, इसलिए ऐसा बोले थे। अब इसकी वर्किंग लिखते हैं, चलो वर्किंग लिखिए जरा ध्यान से, चलो लिख के दिखाओ, अगर आप अपने से लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वर्किंग में कुछ नहीं है, पहले लिखो वर्किंग में, थोड़ा सा पहले वो वाली लाइन लिख देना, EMF वाली लाइन लिख देना कि ड्यू टू मूविंग of coil EMF is induced in है ना। तो ड्यू टू मूविंग ऑफ coil EMF is induced in the coil, मूविंग के कारण EMF इंड्यूस हुई है coil ABCD में। तो इन फर्स्ट हाफ साइकिल, पहले आधी साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, इन फर्स्ट हाफ साइकिल हमने बोला ना कि पहली आधी साइकिल, जैसे ये साइकिल जो हमारे पास ये साइकिल बना है, पहली हाफ साइकिल ये वाली हो गई, तो पहली हाफ साइकिल में क्या होगा, AB वाला पार्ट ऊपर होगा। मान लीजिए इन फर्स्ट हाफ साइकिल AB is upward and CD is
डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, AB इज अपवर्ड एंड CD इज डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू किसके, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अगर हमारे पास अगर पहले हाफ साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो पहले हाफ साइकिल में हमारा AB ऊपर होगा और CD नीचे होगा। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज, सो दी डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दी डायरेक्शन ऑफ, सो दी डायरेक्शन ऑफ करंट इज ABCD। तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो A से बहते हुए B, फिर C, फिर D, ऐसे, समझ रहे हो बात को। इसमें तो ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है ना। तो समझ में आया ना कि यदि AB वाला पार्ट ऊपर होगा, ये मैं फोटो जो थ्योरी वाला पार्ट है मैं अच्छे से भेज दूंगा फोटो, आप उससे लिख लीजिएगा। तो अगर हमारा AB वाला पार्ट ऊपर होगा तो करंट की डायरेक्शन ABCD होगी। इन द सेकेंड हाफ साइकिल, इन सेकेंड हाफ साइकिल आप लिख सकते हैं, इन सेकेंड हाफ साइकिल। अब सेकेंड हाफ साइकिल को मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो अगर सेकेंड हाफ साइकिल में हमारा CD वाला पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है और AB वाला पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, CD वाला पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, AB वाला पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस दौरान जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, DCBA होगी, DCBA। अभी ABCD थी, फिर क्या होगी, DCBA होगी, समझ गए बात को। अभी ABCD थी, फिर DCBA होगी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार करंट की डायरेक्शन भैया ABCD थी, फिर एक बार भैया DCBA है, इसका मतलब दो बार अलग अलग, तभी तो AC बोल रहे हैं इसे कि एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो यही था हमारा पूरा AC जनरेटर। हमने AC जनरेटर के बारे में पूरा देख लिया है। आपको सब कुछ आना चाहिए, डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, उसको कंस्ट्रक्शन करना भी आना चाहिए और इसकी वर्किंग जो है वो भी आनी चाहिए। वर्किंग में सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि भैया ने वो बताया था ना, पानी गिरेगा तो अगर AB वाले पार्ट में गिर रहा है तो ये नीचे गया, ये ऊपर आया, तो एक बार AB ऊपर होगा, CD नीचे होगा। जब AB ऊपर होगा तो करंट की डायरेक्शन ABCD, और जब CD ऊपर होगा तो करंट डायरेक्शन DCBA। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।